हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज हम बात कर रहे हैं अपने यूके पीएससी सी सेट वाले सेशन की। इसमें अभी तक हमने 3 सेशन कर दिया। आई होप आपको वो सेशन पसंद आए हों। जैसे भी आपको ये सेशन लग रहे हैं उसके बारे में कमेंट जरूर कीजिए। मैंने आपसे इससे पहले वाले सेशंस में पूछा था कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको चाहिए। उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस मैं करवाने की पूरी पूरी कोशिशें कर रहा हूँ। मेरी एक और स्ट्रैटेजी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें। खासकर ऐसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम ये एग्जाम दे रहे हैं या पहली बार या फिर कभी भी आप दे रहे हो इस एग्जाम को, मगर इस एग्जाम में क्या चीज चाहिए। मैथमेटिक्स चाहिए तो मैं कहूंगा नहीं चाहिए। हल्का फुल्का बेसिक नॉलेज चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। लेकिन क्योंकि बच्चे मैथ्स के फेर में फंस जाते हैं, उन्हें लगता है कि मैथ्स आ रही है, वो 9 10 11 12 पता नहीं कहाँ की मैथ्स पढ़ने लगता है, इसलिए उनका काम खराब होने लगता है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। कोडिंग डिकोडिंग बेस है। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा उनके जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा उनके टॉपिक के नाम बताते जाऊंगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में उनसे रिलेटेड जो टॉपिक वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि सर टॉपिक वाइज करवाइए, टॉपिक वाइज करवाइए। अब इतने सारे टॉपिक हैं कि उन सबको इस लास्ट मोमेंट पे करना थोड़ा मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो आप क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए। आर ओ के लिए मैंने वो बहुत ही बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश की है, वहां पे आप जाके उन्हें देख सकते हैं। तो जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियोस का। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का बेस है। डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग लग रही है। देखो बेक में कितने लेटर होते हैं, 4 लेटर होते हैं। 5 7 इसमें भी 4 ही लेटर हैं। फायर में कितने लेटर होते हैं, 4 लेटर हैं। यहां पर भी 5 4 ही लेटर लिखे हुए हैं। आपसे फियर का पूछ रहा है, फियर के लिए क्या कोड करेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज का ध्यान रखो कि फियर में जो लेटर्स हैं FEAR, क्या ये ऊपर जो गिवन था उसमें यूज हो रहे हैं। तो आपने कहा बिल्कुल सर हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि एफ के लिए क्या कोड कर रहे हैं। सीधे सीधे देखोगे 3 से शुरू होना चाहिए, तो सारे के सारे ऑप्शन 3 से शुरू होते हुए दिख रहे हैं। फिर ई के लिए देखो भैया, ई के लिए यहाँ पे कोड कर रखा है 6, तो 3 6 वाले केवल ये ऑप्शन और ये ऑप्शन है, और कोई और ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा। फिर ए के लिए देखोगे तो ए यहाँ पे है, ए के लिए 7 कोड कर रहा है, तो 7 वाला यहाँ पे मिल गया। और हम इसी की तरफ चलेंगे और मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ जाएंगे। क्या कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेना, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है यदि छात्रों की कुल संख्या 3000 है तो भाग ए तथा भाग बी में, तो भाग ए में देखो कितने परसेंट है, 20% है। भाग बी में देखिए कितने परसेंट बच्चे हैं, तो आपने कहा 12% है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 32% आ गया। टोटल का 32% निकालो। टोटल कितना दिया हुआ है, 3000 दिया हुआ है। टोटल जो बच्चे दे रखे हैं वो 3000 दे रखे हैं। 3000 का मेरे प्यारे बच्चों 32% आप निकालोगे तो आप चीख चीख के कहोगे 32 तिया 96, बोले तो 960 आंसर आ जाएगा। गॉट इट, आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन 256 और ये इस तरह से दिया हुआ है आपको, और आपको एंड के लिए कोड बताना है। तो समझो इसमें क्या करना है। आपने सबसे पहले ये देखना है, एंड मत देखो। एंड अगर आपने देख लिया तो एंड से पहले आपको गुड और बैड पता होना चाहिए। तो गुड या बैड कहीं दिख रहा है, तो आपने बोला सर हमें अगर पहले वाले और दूसरे वाले को ऑब्जर्व करें तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, आर का कोड दिख रहा है। आर, यू आर गुड एंड यू आर बैड। और कुछ कॉमन तो नहीं है, आपने बोला नहीं। तो आर के लिए यहां पे अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या कॉमन है, तो आपने कहा 6 हो जाएगा। आर के लिए 6 हो जाएगा, मतलब 6 तो बाहर कर दो। आर के लिए 6 हो गया। ठीक है, फिर आपने देखा दूसरे और तीसरे वाले को देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन है। आपने बोला हाँ 3 कॉमन दिख रहा है, दोनों में 3 कॉमन दिख रहा है। तो 3 देखो इन दोनों में क्या कॉमन है। आपने बोला सर बैड दोनों में कॉमन है। क्या कॉमन है भैया, बैड कॉमन है। तो बैड के लिए 3 कोड हो गया। ठीक है, 3 कोड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आर और बैड निकल गया। आपको किसका चाहिए, एंड का चाहिए, मतलब गुड का भी चाहिए। तो पहले और तीसरे वाले में देखो कुछ कॉमन है। आपने बोला हाँ, क्या कॉमन है, गुड कॉमन है। इसमें भी गुड है और इसमें भी गुड है।
तो गुड के लिए कौन सा हो जाएगा, तो आप देखेंगे दोनों में 5 कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड वाले में 5 कॉमन है, तो 5 हो गया गुड के लिए, गुड के लिए हो गया 5, बैड के लिए अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हो गया 3, तो एंड के लिए केवल और केवल 8 बचा है, वही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो सही से समझ में आ गया हो। आपने बोला हाँ। फिर आपसे कह रहा है कि भैया इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, डिसेंडिंग बोले तो घटते हुए क्रम में लगाओ, हिंदी में कह देता तो अवरोही क्रम में, हिंदी वाले इस चीज का ध्यान रखें, अवरोही, अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न लिखेगा, बाद में सबसे छोटी लिखेगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सीधे ऑप्शंस पे जाना है। क्या करो, 3 चौके 12, यहाँ पे लिख दिया 12, और 5 दूनी 10। आपने बोला हाँ, इन दोनों के बीच में तो सीक्वेंस सही चल रहा है, पहले बड़ा है फिर छोटा है। फिर 2 दूनी 4 और 3 एकम 3। आपने बोला हाँ ठीक है, इन दोनों के बीच में भी ऐसे ही हो रहा है। फिर 8 एकम 8 और 2 तिया 6, तो यहाँ पे भी 8 से 6 हो रहा है, मतलब पहला ही ऑप्शन सही है। किसी बच्चे को गड़बड़ लग सकती है, दूसरे वाले को भी चेक करके बताता हूं। देखो 5 दूनी 10, 3 चौकू 12, हमें क्या क्रम चाहिए था, घटता हुआ क्रम, मगर हमें क्या मिल रहा है, बढ़ता हुआ क्रम मिल रहा है, तो इसे तो कर दो बाहर। इस वाले ऑप्शन को देखो, यहाँ पे मिल रहा है 4 दूनी 8, 5 एकम 5। आपने बोला हाँ मिल रहा है। फिर आगे देखा 8 एकम 8, 3 दूनी 6, तो 8 से 6 हो रहा है, घटता हुआ क्रम मिल रहा है, ठीक है। फिर 3 तिया 9 और 8 दूनी 16, तो 9 से 16 हो रहा है, ये घट नहीं रहा है, इसलिए ये बाहर हो जाएगा। गॉट इट, समझ में आ रही है? इस तरह से कर लेने का यार, अवरोही बोले या आरोही बोले या अवरोही बोले। 8 चक्कू 32, फिर से देखो 8 चक्कू 32 और 5 तिया 15, घट रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है। फिर 3 तिया 9 और 4 दूनी 8। आपने बोला हाँ ठीक है, घट रहा है। 2 दूनी 4 और 3 एकम 3। आपने बोला हाँ ये भी घट रहा है, ये भी ठीक हो गया। सारे के सारे ठीक कैसे हो सकते हैं, मैंने कहीं कुछ गड़बड़ी की। हाँ 8 दूनी 16 होता है, यहाँ पे गड़बड़ हो रही थी, ठीक है। समझ में आ गया बात? तो आपने बोला बिल्कुल सही समझ में आ रहा है, तो पहले वाला हो जाएगा। एक और बार इस वाले सेशन को देखना, इस वाली चीज को देखना, तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, बार बार कह रहा हूँ, कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से एक पेपर में नहीं भी तो 6 से 7 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से आएंगे, आपने उन्हें सही से कर लेना है। देखो बी कितना होता है, 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 12 होता है, 12 होता है, 13 होता है। क्या आएगा? आपने बोला 2 के बाद 3 आ रहा है, एक जोड़ रहा है। 7 के बाद 8 आ रहा है, एक ही जोड़ रहा है। 3 के बाद 7 आ रहा है, 4 जोड़ रहा है। 8 के बाद 12 आ रहा है, 4 जोड़ रहा है। पहले एक जोड़ा फिर 4 जोड़ा, तो पहले यहाँ पे भी एक जोड़ रहा है, कितना जोड़ेगा, 4 जोड़ेगा। 13 में 4 जोड़ोगे तो 17, और 17 वाला केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, जो कि है क्यू। गॉट इट? ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो गोलों, गोलों बोले तो स्फेयर, गोला कुछ इस तरह से दिखता है, त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है। एक गोला ये है, इसकी रेडियस 1 दे रखी है, एक दूसरा गोला बोले तो स्फेयर दे रखा है, उसकी रेडियस ये दे रखी है, कि आयतन का अनुपात बोलना है। आयतन बोले तो वॉल्यूम की बात कर रहा है, वॉल्यूम जो होता है इसका पाई आर, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब होता है। पहले वाले में आर की जगह 1 रखता हूं, तो देखो क्या आ रहा है, 4/3 पाई 1 का क्यूब बोले तो 1। दूसरे वाले में भी यही काम कर रहा हूं, 4/3 पाई 2 का क्यूब करने की कोशिश कर रहा हूं। 2 का क्यूब, 2 का जब मैंने क्यूब किया, कहां चले गया 2 का, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्यूब किया, तो दोनों का रेशो मतलब कॉमन जो चीजें हैं वो तो काट दो, तो 1:8 आ गया। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 8 हो गया। जब वॉल्यूम होगा ना, सीधा सीधा सा ऐसा याद रखो, जब आयतन की बात करेगा तो भैया क्यूब कर लेना है रेडियस का, जब क्षेत्रफल की बात करेगा तो स्क्वायर करना है। लिखूं, आयतन में क्या करो भैया, त्रिज्या का क्यूब करना, क्षेत्रफल में क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लो, त्रिज्या का स्क्वायर करना, ठीक है। फॉर्मूला यही होता है, कॉमन जो फैक्टर्स होते हैं, कॉमन जो कांस्टेंट चीजें होती हैं वो कट जानी है और कुछ नहीं बचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ है, ऑड वन आउट का है, कौन सा एक उस सदस्य का समूह का सदस्य नहीं है। तो आपने देखा हिरन, घोड़ा, जिराफ, गीदड़, पहले सबको पढ़ने का, फिर आपको समझ में आया अच्छा हिरन भी घास खाता है, घोड़ा भी घास खाता है, जिराफ भी घास खाता है, केवल एक ये गीदड़ है जो घास नहीं खाता है। इंग्लिश वाले
इसे सर्च कर लेना गीदड़ को क्या कहते हैं, या कमेंट करके भी बता सकते हैं कि पता है हमें से। ठीक है, इतनी हिंदी तो पता ही होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 देखो भैया क्या कह रहा है। कह रहा है कि आंकड़े दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है और आपसे कह रहा है एबीसीडी के लिए प्रतिवर्ष सर्वेक्षण की के परिणाम दिए हुए हैं कि कितने ए आए, कितने बी आए, कितने सी आए, ये बताया हुआ है। ठीक है, आपसे बोल रहा है प्रतिदर्श में वर्ग बी के संबंध अवयवों का प्रतिशत बताना है। बी कितनी बार आया, एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, चार बार आया, पांच बार आया, छह बार आया, छह बार आ गया बी। टोटल कितने हैं ये गिनो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15। 15 एक लाइन में, दूसरी लाइन में भी 15 है, 15 15 30 हो गए। तो बी टोटल के साथ कितना परसेंटेज है, तो बी कितनी बार आया, तो आपने बोला 6 बार आया। टोटल कितना है ये, आपने बोला 30 है, तो ये आ गया 1/5। भिन्न को जब प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणा करते हैं 100 से, सॉरी 100 से गुणा करते हैं, 5 से 100 कट गया, आ गया 20%। आ गई बात समझ में भैया, यही वो आपसे पूछ रहा था कि ये पूरा जो डेटा दिया हुआ था इसमें बी का परसेंटेज बताओ। इंग्लिश वालों को समझा दूं, हिंदी वालों के लिए भी यही है कि बी का प्रतिशत बताना है इस टोटल में। ए बी सी इतने सारे दे रखे हैं, बी का परसेंटेज बताओ। तो परसेंटेज ऐसे निकाल लिया, बी कितनी बार आया, टोटल कितने लोग हैं उनमें। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन 51 देखो। 51 में क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिए, आपसे पूछ रहा है वर्गों की संख्या। पढ़ते नहीं है बहुत सारे बच्चे, बच्चे क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि ट्राइंगल पूछता है, ट्राइंगल ही पूछ रहा होगा, नहीं, वर्ग पूछ रहा है। वर्ग इंग्लिश में बता दूं तो स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, हाँ इसे भी लिखो भैया। जब आपसे वो स्क्वायर पूछे तो आपने केवल स्क्वायर काउंट करने हैं। क्या काउंट करने हैं, स्क्वायर। लेकिन जब वो आपसे रेक्टेंगल पूछे तो आपने स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों काउंट करने हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। अब बोलो स्क्वायर क्या होता है, अरे भैया स्क्वायर वो चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, चारों साइड्स बराबर हों, तो उसे कहते हैं स्क्वायर। रेक्टेंगल क्या हुआ भाई, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हों, अपोजिट साइड्स इक्वल हों उसे कहते हैं हम रेक्टेंगल, उसे कहते हैं हम मेरे प्यारे बच्चों रेक्टेंगल। ठीक है, अब आपसे स्क्वायर बोल रहा है तो जिनकी चारों साइड इक्वल हो, जैसे ये अंदर वाला एक है कि नहीं है, आपने बोला हाँ है, चारों साइड बराबर दिख रही हैं, दो तीन चार, चार हो गए। आगे ये बड़ा, पांच हो गए, आपने बोला हाँ। ये देखो भैया ऐसे में, छह हो गए, आपने बोला हाँ। सात हो गए, हाँ। आठ हो गए, हाँ। नौ हो गए, हाँ। 10 हो गए, हाँ। ये पूरा बड़ा, 11 हो गए, हाँ। फिर ये देखो 12 हो गए, हाँ। 13 हो गए, हाँ। 14 हो गए, हाँ। 15 हो गए, हाँ। 16 हो गए, हाँ। 17 हो गए, हाँ। कितने हैं? बोल रहे ऐसे कैसे बनाया, अब ऐसे ही करना पड़ता है भैया, तुम्हारे लिए करना पड़ रहा है ऐसा, ऐसा मैं हूं नहीं वैसे, इतने इत्मीनान से मैं करता नहीं। चलिए मगर देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52। एक लड़का वर्षा के मौसम में स्कूल जाते हुए एक कदम आगे बढ़ता है, एक कदम आगे चलता है, मान लो कि स्कूल ये है, घर ये है। बच्चा भैया एक कदम आगे चल रहा है और दो कदम पीछे हट जा रहा है, तो क्या बच्चा कभी स्कूल पहुंच पाएगा, आप बोल रहे हैं नहीं। तो क्या करना चाहिए उस बच्चे को, वह अपने स्कूल कैसे पहुंच सकता है। कंडीशन बना दिया आपके, छाता लेके पहुंचे, अबे छाता लेके क्या करेगा वो, साइकिल द्वारा पहुंचे, साइकिल से पहुंचेगा नहीं। घर की ओर मुंह करते चलते जाए, घर की ओर मुंह करके, हाँ चले वो इस डायरेक्शन में, मतलब अगर वो ऐसे एक चले तो पीछे की तरफ दो आएगा, मुंह उसका इधर है, पीछे दो जाएगा। समझ रहे हो ना, पीछे एक चलेगा, इधर दो जाएगा, ऐसे करके वो कहाँ पहुंच जाएगा, स्कूल पहुंच जाएगा। तो बिल्कुल सही यही हो गया, मुंह की ओर, सॉरी घर की ओर मुंह करके अगर वो चलना प्रारंभ करे तो वो बच्चा बेचारा अपने स्कूल पहुंच जाएगा। एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको डर लगता है इसलिए मैंने लिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में देख लो, जिसमें जिसको अच्छा लगता है। छोटी सी पजल है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपसे कह रहा है मोहन और सोहन भौतिकी और अंग्रेजी का अध्ययन करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोहन को लिख दो और सोहन को भी लिख दो। जो जो लोग आते जाएंगे ना उन्हें लिखते जाएंगे, सोहन ही था ना, हाँ। क्या क्या पढ़ते हैं, भौतिकी बोले तो फिजिक्स पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं। ये दोनों जो बच्चे हैं ना, ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, भौतिकी और अंग्रेजी, ये भी ये पढ़ता है। सोहन और रोहन, सोहन तो है ही,
और रोहन और आ गया, एक और नया लड़का आया, रोहन भी आ गया। रोहन क्या कर रहा है भाई? रसायन विज्ञान, रसायन इधर आ गया, रसायन, रसायन बोले तो केमिस्ट्री, ठीक है, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री कह रहे हैं उसे, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए कह रहा हूं यार मैं, इसे इंग्लिश कह रहे हैं, किसी बच्चे को ना पता हो, भौतिकी का मतलब फिजिक्स होता है, ठीक है, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान और अंग्रेजी, रसायन विज्ञान और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। रोहन के बाद आ गया अगला रोशन, रोशन मेरा फेवरेट है भाई, रोशन मेरा फेवरेट है, दिल का मामला है रोशन के साथ, मिलेगा बताऊंगा। रोशन, मोहन, और मोहन भी एक, मोहन, ये दोनों क्या पढ़ते हैं भैया? ज्यामिति पढ़ते हैं, तो ज्यामिति लिख दो, ज्यामिति का मतलब हो गया ज्योमेट्री, और भौतिकी, भौतिकी तो बनाया भैया। क्या क्या नाम है? रोशन और मोहन, दोनों क्या पढ़ते हैं? भौतिकी पढ़ रहे हैं और ज्यामिति पढ़ रहे हैं। ज्यामिति ये लिख दिया मैंने, ऐसे करके एक लाइन भी बना दी ताकि कोई कंफ्यूजन कहीं रह ना जाए, कोई ये ना बोले कि गड़बड़ हो गया मास्टर, ठीक है जी, हाँ हो गया। एक और लाइन मैंने ये बना दी ताकि सब क्लियर हो। अब आगे जो आ गया रोहन और रोशन की बात आ गई, रोहन और रोशन ये दोनों रसायन भी पढ़ते हैं, रोहन और रोशन रसायन विज्ञान भी पढ़ते हैं और ज्यामिति भी पढ़ते हैं। वेर इज ज्यामिति? ज्यामिति ये है, रोहन और रोशन। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है सवाल में कि ज्यामिति का अध्ययन नहीं कर रहा है। अब देखो ज्यामिति वाला बॉक्स ही है, कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4, कौन नहीं कर रहा ज्यामिति? ये वाला बच्चा नहीं पढ़ रहा। क्या नाम है भैया इसका? इधर की तरफ आओ तो। आपने बोला सर ये तो रोशन है, सॉरी सोहन है, तो सोहन जहां पे भी हो, सोहन उसको टिक कर लो। मैं बोल रहा था रोशन मेरा याद है, नहीं है, गड़बड़ हो जाता है ऐसे, किसी को अपना फेवरेट मत बनाओ क्वेश्चंस में, है ना, फेवरेट फेवरेट कोई नहीं है, जो आंसर आएगा वही आपका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 लड़कों के एक समूह में श्याम, राम श्याम से बड़ा, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, कई बार ये ना हिंदी में अजीब सा लिखते हैं, इंग्लिश में पढ़ लो, इंग्लिश में अजीब सा लिखते हैं, हिंदी में पढ़ लो। दो लैंग्वेज का सपोर्ट है आपके पास, दोनों लैंग्वेज यूज करो, कभी मात नहीं खाओगे, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन किया तो मेरे को ऐसा लगा कि अच्छा यहां सही नहीं लिखा हो, वहां सही है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहां गया, हाँ, 7 लड़कों के एक समूह में, हाँ ये क्वेश्चन आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 55 कीजिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ गए, रिमोट को लिख रहा है, देखो क्या लिख रहा है, रिमोट, REMOTE, रिमोट को लिख रहा है ROT, तो देखो ई, आर के बाद लिखा ई, तो आपने बोला अच्छा, पहले आर लिख दिया सीधे, फिर जो ई है उसको लिख दिया लास्ट में, ठीक है, फिर एम लिख रहा है कहां, लास्ट में, फिर ओ लिख रहा है कहां, यहां लिखने के बाद यहां आ गया वो ओ, यहां लिख दिया। अब टी कहां लिखेगा? आपने बोला सर यहीं लिखेगा, टी भी हो गया। फिर ई कहां लिखेगा? आपने बोला सर ये जगह बची है, यहां लिखेगा। ऐसे ही लिखा हुआ है? आपने बोला हाँ ऐसे ही लिखा हुआ है। तो किस शब्द को पेनविक से कूट किया जाएगा? अब वैसे तो मेरे हिसाब से ये सवाल गलत है, उन्हें लिखना चाहिए था कि पेनविक को क्या कूट किया जाएगा, ऐसे लिखना चाहिए था, मगर ये कमीशन वाले करते हैं, फिर आता है गलत हो गया, गलत हो गया। तो इनके जो एक्सपर्ट है उन्हें थोड़ा सा समझना चाहिए, अच्छे लोगों के पास भेजना चाहिए, मेरे पास भेजो, मैं बनाऊंगा पेपर, सवाल नहीं हो पाएंगे, क्वेश्चन सही बनाओ यार, देखो, है ना, सीधे सीधे पूछना चाहिए इसे क्या कोड कर रहे हैं। वो तो बच्चों ने गलती से सही किया है, पूछ वो बेसिकली ये वाली वैल्यू दे रहा था और पूछ ये रहा था, मगर जो क्वेश्चन कर रहा है वो यही करवा रहा है, PNIICC। तो पहले आपने P को लिखा, आपने बोला ठीक है, फिर आपने क्या लिखा, N को लिखा लास्ट में, आपने बोला ठीक है, फिर आपने I को लिखा, I यहां आ गया, फिर ये वाले I का नंबर है, आपने बोला यहां आ जाएगा, फिर इस वाले C की बात है यहां आएगा, फिर इस वाले C की बात है यहां आएगा। ऐसा केवल और केवल एक एक ही ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है। वैसे क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, सही नहीं है ये। पूछ क्या रहा था, आपको दिया हुआ क्या था, बेसिकली क्वेश्चन में आपको नीचे वाली वैल्यू दे रखी थी, क्वेश्चन में PNIICC दे रखा था, आपसे ऊपर वाला पूछा जा रहा था। तो किस शब्द को ये से कूट किया जाएगा, ठीक है ना, किस शब्द, मतलब रिमोट, जैसे यहां पे रिमोट वाली वैल्यू बतानी थी, किस शब्द की जगह क्या लिखा हुआ, ये वाली वैल्यू बतानी है, को ये लिखा जाएगा। तो आपने फिर इसे देखना था कि भाई नीचे वाला मतलब पी तो ठीक है, सही है, यहीं पे है,
आर है जैसे, है ना, इससे अगर ऊपर देखें तो फिर आप बोलोगे कि ई आएगा, मतलब यहाँ पे सी आना चाहिए था। फिर एम आ रहा है, एम आ रहा है मतलब लास्ट वाला सी आएगा, ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। आपने बोला ओ, इसलिए गड़बड़ हो रही है। गॉट इट? समझ में आ गई बात क्यों गड़बड़ कह रहा हूं मैं इसे? इसलिए गड़बड़ हो रही है, और वो यही दे रहे होंगे, थोड़ा लेवल एक्सपर्ट्स का अच्छा नहीं है। आयोग तक मेरी ये वाली बात पहुंचा दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भैया, 5×3 = 15 होता है, 15 में 4 जोड़ोगे 19 हो जाएगा, ठीक है। 7×5 = 35 होता है, 35 में 6 जोड़ोगे 41 होगा, मगर इसको भी चेक करना है, सीधे नहीं कर देना। इसके बाद इसमें लॉजिक ढूंढना है। इसमें जब लॉजिक ढूंढने जाओगे तो 6×4 = 24 और 5 = 29, इन दोनों की गुणा की और जोड़ दिया 5 = 29। ऐसे देखना है, बिना देखे नहीं होगा, पहली बार में नहीं दिखेगा, बार बार कह रहा हूं। पहला लॉजिक ढूंढो, दूसरा लॉजिक ढूंढो, तीसरा लॉजिक ढूंढो। 3 लॉजिक में नहीं मिला, छोड़ो, आगे बढ़ जाओ, है ना। मगर 3 लॉजिक अगर आपने नहीं सोचे, कुछ भी हो सकते हैं, जोड़ के, गुणा करके, स्क्वायर करके, डिवाइड करके, है ना, कहीं भी कुछ भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 करना भूल गया मैं, करके बताइए मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो भी है ये 59 है। हाँ देखो क्या है, 58 का कमेंट चाहिए मुझे, क्या किया आपने, नहीं हुआ तो फिर कल वाले में इंक्लूड करूंगा। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 15 और 20 दिन में करते हैं। ए करता है 15 दिन में, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। बी करता है 10 दिन में। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया, ठीक है जी, साथ में काम कर रहे हैं, तो ये डे दे रखे हैं। आप क्या करो, टोटल समोसे मान लो 30 है। 30 क्यों माना? जो सबसे बड़ा नंबर है, ऐसा कोई नंबर लो जो 15 और 10 दोनों से कट जाए, उतने समोसे ले लो। 30 समोसे ले लिए, टोटल समोसे ले लो कितने, 30। मतलब टोटल जो वर्क है ना समोसा का है, समोसे खाने का काम है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे 15 से 30 को डिवाइड करोगे तो 2 आ गया, 10 से 30 को डिवाइड करोगे 3 आ गया, ये एक दिन के समोसे आ गए, वन डे समोसा। एक दिन में आदमी कितना समोसा खाता है, ये बन गया। फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। इधर वाली चीज क्वेश्चन में दी हुई थी, इधर वाली सारी मेरी कहानियां हैं, कहानियां समझो क्या कहानी है। भाई ए 15 दिन में समोसे खाता है टोटल, मैंने मान लिया कि टोटल समोसे कितने हैं, 30 है। बी 10 दिन में खाता है, मैंने माने हुए हैं 30 है। तो मेरे हिसाब से एक दिन में जो ए है वो 2 समोसे खाएगा, क्योंकि 15 दूनी 30 हो रहा है, 10 तियां 30 हो रहा है, मतलब 3 समोसे पर डे खाएगा, और 10 दिन तक ऐसा करेगा तो 30 समोसे खा लेगा। ठीक है, आपने बोला ओके, क्वेश्चन आपने अपने हिसाब से मोल्ड कर लिया, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। किंतु 3 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। उन्होंने एक साथ कार्य किया, ये लाइन पढ़ना, दोनों साथ में काम कर रहे थे, दोनों साथ में अगर समोसे खाते हैं तो भाई 2 वो खाएगा, 3 ये खाएगा, दोनों मिला के 5 समोसे खाएंगे। 5 समोसे के हिसाब से 3 दिनों के बाद 3 दिन में कितने खा लेंगे, तो आप बोलेंगे 15 समोसे खा लिए। बचे कितने, 15 समोसे बचे। अब जो ये बचे हुए समोसे हैं ना, वो खा रहा है, ए ने कार्य छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया, और शेष कार्य बी पूरा करेगा। बी को खाने हैं ये 15 समोसे। अब किस हिसाब से खाएगा बी, 3 के हिसाब से खाएगा भैया। 3 समोसे खाता है वो तो एक दिन में, 15 समोसे खाने उसे बचे हुए। कितने दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। बी को अकेले कितने दिन काम लगेगा, 5 दिन। सवाल मैं पूछता कि ए और बी ने मिलके कितने दिन काम किया, तो आप कहेंगे सर शुरुआत के 3 दिन तो ए और बी दोनों मिलके काम कर रहे थे, फिर बाद के 5 दिन किसने काम किया, बी ने काम किया, तो काम टोटल कितने दिन चला, तो काम चला 8 दिन। मगर आपसे इस सवाल में क्या पूछ रहा है, बी ने अकेले कितने दिन काम किया, तो आप बोलेंगे 5 दिन। बोलता कि ए और बी ने मिलके कितने दिन काम किया था, 3 दिन। बोल रहे ये तो सवाल में दिया वही है, फिर भी समझा रहा हूं आपको। गॉट इट? समझ में आ रही है बात? तो आपने बोला बिल्कुल सही। इसके बाद 80 सवाल आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का, बहुत ही क्लासिकल सा क्वेश्चन है। 10% है ना, जब भी वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल में, तो 10% को ना भिन्न में बदलो, फ्रैक्शन में बदलो। 10/100 लिखोगे, प्रतिशत का सिंबल हटाओगे, 100 लगेगा। इसका मतलब हो गया 1/10। इसका मतलब हो गया कि 10 रुपए की अगर चीज है तो उस पे 1 साल के बाद का जो इंटरेस्ट लगने वाला है वो 11 की हो जाएगी। 1 का इंटरेस्ट मिलेगा, किसने की चीज पे, 10 की चीज पे 1 का इंटरेस्ट मिलेगा। 10% का मतलब ये हो गया। अब आपने 1 साल में तो ठीक है 10 से 11 हो रहा है, मगर अगर 2 साल की बात करते हैं ना इसी पैसे पे, तो आप कहते मेरे प्यारे बच्चों 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा केस पढ़ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का। अगर 3 साल की बात करते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहते कि सर 10 के क्यूब से
11 का क्यूब हो जाएगा। आप बोल रहे ऐसा होता है क्या? मैं कहूंगा हाँ भैया, तुमने कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ा हुआ ना, इसलिए तुम्हें दिक्कतें हो रही हैं। अच्छा, ठीक है। तो 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 होता है। 11 का क्यूब कितना होता है? 1331 होता है। मतलब अगर आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो वो पैसे 11 का क्यूब हो जाएगा, बोले तो 1331 हो जाएगा। कितने साल में हो जाएगा? 3 साल में हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 10% दे रखा है। तो ऐसा ही क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000 रुपए इतने हो जाएंगे। आपने बोला हाँ। इन हाउ मेनी ईयर 1000 विल बिकम 1331? इन 3 ईयर। अगर मैं 4 साल कह रहा होता मेरे प्यारे बच्चों, तो आप क्या कहते हैं? आप बोलते हैं अरे सर आपने तो बिल्कुल सही बात कर दी, 10 की पावर 4 से 11 की पावर 4 हो जाएगी। बिल्कुल यही है। ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। चक्रवृद्धि ब्याज बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ऐसे ही होता है। रट्टा मार लो, रट्टा ही मारना हुआ, और क्या कहेंगे। समझना भी हुआ, समझ भी लिया आपने। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का केस था। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या हो रहा है। अगले क्वेश्चन में बहुत ही प्यारी सी बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं, हिंदी में मेरे को थोड़ा सा तकलीफ हुई इस क्वेश्चन को पढ़ने में, तो मैं इंग्लिश की तरफ गया। क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मैनी ट्रक विल कैरी इतना टन इन 30 डेज। ठीक है। फिर कह रहा है ईच ट्रक कैरी, हर ट्रक एक दिन में जो ट्रक है वो कितना टन माल लेता है? 3 टन माल लेता है। ठीक है। आपको कितने दिन तक चाहिए? 30 दिन तक चाहिए। तो आपने बोला 1 डे का तो ये है भैया 3 टन, 30 डे का कितना हो जाएगा? आपने बोला 30 से मल्टीप्लाई कर लो जी। मैंने कहा अच्छा 90 टन। किसकी बात हो रही है? तो ये एक ट्रक की बात हो रही है। एक ट्रक की बात हो रही है। ट्रक, ट्रक की स्पेलिंग क्या होती है? गलत लिख देता हूं क्या? RUCK। ओके। एक ट्रक की बात हो रही है कि 90 टन 30 दिन में। अब इस 30 दिन को भूल जाओ, क्योंकि ये तो कैलकुलेट कर लिया हमने। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि एक ट्रक एक महीने में 90 टन माल जुटा रहा है। या हम ये कह सकते हैं कि 90 टन जो माल है उसके लिए लगेंगे कितने ट्रक? एक ट्रक, ट्रक। ओके। आपको कितना माल चाहिए? 540। 540 बनाओ, किससे मल्टीप्लाई करूं? 6 से। तो यहां भी 6 से कर लो भैया। 6 ट्रक लगेंगे। 6 ट्रक्स इज द आंसर। थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा, ऐसा नहीं कह सकते नहीं आया। समांतर माध्य बोले तो एवरेज की बात कर रहा है। प्रथम 11 प्राकृतिक, तो पहले प्राकृतिक बोले तो नेचुरल नंबर्स पता होने चाहिए। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जो होते हैं, देखो यहीं पे समझ लो, नेचुरल जो नंबर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो 1 से शुरू होते हैं। ओ 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे आगे चलते जाएंगे। प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। फिर एक दूसरे आते हैं होल नंबर। ये भी समझ लो, होल नंबर जो होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं। 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 0 से शुरू होते हैं, इन्हें कहते हैं पूर्ण संख्या। संख्या आगे बात समझ। फिर एक इंटीजर्स आते हैं, ये भैया इन्हें कहते हैं हिंदी में पूर्णांक। तीनों समझा दिया मैंने, स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार। ये नेगेटिव में भी होते हैं, शुरुआत कहीं से नहीं, हर जगह से शुरुआत है। पॉजिटिव में भी होते हैं, इनको ध्यान में रखना। तो आपसे किन की बात कर रहा है? आपने बोला सर ये तो प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है, मतलब पहले वाले की बात कर रहा है। कह रहा है कि प्रथम पहले 11, 1 से लेके 11 तक के कितने नंबर हो गए? 11 नंबर हो गए। तो आपने इन सबको जोड़ना है। 1 से लेके 11 तक के सारे नंबर को जोड़ो, उनको किससे डिवाइड कर दो? जितने नंबर हैं, कितने नंबर हैं? 11 नंबर हैं, 11 से डिवाइड कर दो, यू विल हैव योर आंसर। ठीक है। तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया, पहला नंबर और जो लास्ट नंबर होगा, 11वां नंबर क्या होगा? 1 2 3 डॉट 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 11। जब भी आपसे वो समांतर माध्य पूछे कॉन्जिक्यूटिव नंबर का, तो आप पहला नंबर और लास्ट नंबर जोड़ो, आधा कर लो। 1 + 11 कितने हो गए? 12। 12 का आधा किया 6। आगे बात समझ में। वैसे करना क्या है? योग करना है और जितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर लेना है। इसे कहते हैं समांतर माध्य या एवरेज। समांतर माध्य या एवरेज कहते हैं। इस तरह से याद रखिए, याद करना आपका काम है। बार बार कहता हूं कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, इस नंबर को सोचो, इस नंबर को तोड़ो। समझ रहे हो? ये समझो कि ये नंबर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। कैसे होगा ये? 66 का। तो 66 को तोड़ो।
66 किस किस की टेबल में आता है, किसका दोस्त है ये, किसका दोस्त नहीं है। तो 66 को देखोगे ना तो 6 और 11 की टेबल में आता है ये। तो कहीं आपको 6 और 11 दिख रहा है इधर कहीं, आपने बोला अबे यहाँ पे कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है, यहाँ पे कितना दिख रहा है, 11 दिख रहा है। 11 और 6 का प्रोडक्ट करेंगे कितना आ गया, 66 आ गया। ऐसे ही 99, फिर सोचो किसका दोस्त है, किसकी दोस्त है। ऐसी तो करते हो, वही वाली एज में तो हो, नहीं हो टीएसपी वाली एज में हो, थोड़ा सा स्ट्रेस से कम हो जाओ, है ना। ज्यादा स्ट्रेस में रहते हो तो भी पेपर नहीं निकलते। स्ट्रेस जितना कम होगा, जितने स्ट्रेस में कम होंगे। इसका एक बहुत क्लासिकल सा एग्जांपल है, आप सब अगर बाइक वाइक चलाते हो, बाइक चलाते हो तो बाइक में देखते हो फर्स्ट गियर गियर पे जो बाइक होती है ना वो स्लो होती है, धीरे, है ना। एनर्जी ज्यादा यूज करती है, आवाज ज्यादा करती है, चलती कम है, चलती कम है। और फिफ्थ गियर पे क्या होता है भैया, गाड़ी फास्ट चलती है, एनर्जी कम यूज करती है, यूज कम करती है, कम कम पेट्रोल लगता है। ज्यादा चल रही है तो कम ही मानेंगे ना उसे। साउंड कम करती है, साउंड भी कम करती है, कम करती है, कम, सब कम करती है। और फास्ट चलती है, यहां पे सब ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा लगती है, साउंड ज्यादा करती है, चलती कम है। अब है तो फर्स्ट गियर वाले मत बनो, फिफ्थ गियर वाले बनो। फिफ्थ गियर का मतलब स्मूथ रहो, चीजें आ रही हैं इजी लो, जरा टेंशन में मत लो, ठीक है। 99 को देखा आपने, 9 इंटू 11, 9 तो दिख रहा है, इन दोनों को जोड़ दूं तो 3 और 6 को ऐड किया 9 आ गया, इन दोनों को ऐड किया 11 आ गया। अरे इतनी सीरियस क्यों कर रहे हो, अबे मेरे को करनी पड़ रही है ना, ये होगा नहीं, नहीं तो फिर मैं भटक जाऊंगा। ये 10 है, तुम्हारा पेपर है, सीरियस मुझे होना होता है। 8 है तो 10 इंटू 8 80, आंसर गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई बात पसंद आए, कोई बात ना पसंद आए तो कमेंट जरूर किया करो यार। कमेंट नहीं करते हो, जितने बच्चे पढ़ते हैं उतने कमेंट नहीं करते हैं, बहुत अच्छा नहीं लगता है। टेक्निकल टीम आने नहीं देगी मुझे। चलिए देखिए, निम्नलिखित शब्दों का अंग्रेजी शब्दकोश में कौन सा क्रम है। शब्द बोले तो वर्ड्स का डिक्शनरी में आएंगे, तो किस सीक्वेंस में आएंगे आपने देखना है। पहले पहले को लिख रहे हैं, पहले को टेलीप्रॉम्प्टर, TELE तो सब में ही है, इतना पोर्शन सब में ही है, टेली सब, इसे हटा दो। अब देखो जी पहले आता है, जी कितना होता है, 7 होता है। पी कितना होता है, 16 होता है, 16 होता है। 13 होता है, 16 होता है। तो आपने बोला पहले 1 आएगा। 1 वाले कितने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन बाहर हो गए, बी और डी। फिर आपने देखा 7 वाला एक हो गया, उसे अलग कर दिया। उसके बाद आना चाहिए 13 वाला, बोले तो 1 के बाद आना चाहिए फोर्थ। एक ही ऑप्शन पे है, टिक करो और आगे बढ़ जाओ। अगर मैं कोई क्वेश्चन कभी गड़बड़ गुड़बड़ कर दूं, लगे आपको कि गड़बड़ कर दिया, तो जरूर कमेंट करें, है ना, पिन कर देंगे यार उसे। वैसे करता नहीं हूं मैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल, ये क्वेश्चन आया ना तो बच्चों ने तिलमलाहट सी हो गई। ये वैसे 12th मैथ्स का सिलेबस है, ऐसा मुझे लगता है मैथ्स का। ये जैसे ही मैं ये वाली लाइन कहूंगा, कई बच्चे तो बोलेंगे छोड़ो ना, इसे कौन समझ रहा। हाँ यही चीज है भाई, डीएसपी बनना है नहीं बनना है? रैंक चाहिए मगर क्वेश्चन नहीं करेंगे हम। थोड़ा सा बाहर आ गया तो करो इसे, समझो। ये यूनियन का मतलब क्या होता है, यू फॉर यूनियन। यूनियन, यूनियन का मतलब जब ये आए, समझो इसे, ए यूनियन बी आए, इसका मतलब ए और बी में जो भी है सब की बात कर रहा है, ठीक है। यू का मतलब यूनियन, जैसे इंडिया, मतलब मान लो कि ऋषिकेश और देहरादून का यूनियन कहा मैंने, मतलब ऋषिकेश का एक एक आदमी की बात कर रहा हूं मैं, और देहरादून के एक एक आदमी की बात कर रहा हूं मैं। वो अब उत्तराखंड का है नहीं है मेरे को नहीं मतलब पड़ रहा है, मगर वो आदमी आना चाहिए जो ऋषिकेश में रह रहा है, और वो आदमी आना चाहिए जो देहरादून में रह रहा है। यूनियन का मतलब क्या हो गया। फिर दूसरा पार्ट जो है, इन्होंने ये उल्टा यू बना रखा है, इसका मतलब हो गया इंटरसेक्शन, जो दोनों में कॉमन है। जैसे अगर मैं ऐसे बना लूं, यूनियन की बात करूं, ऐसे मैंने बनाया, ए और बी बनाया, तो इसका मतलब ये पूरे की बात कर रहा है यूनियन,
ए यूनियन बी में क्या आएगा, ए और बी के सारा का सारा लोगों की बात कर रहा है, मगर जब ये इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, उल्टा यू बनाया, तो इसका मतलब जो कॉमन है दोनों में उसकी बात कर रहा है। बस इतना सा नॉमेनक्लेचर है। हिंदी में कहो, इंग्लिश में कहो, कोई कहेगा ये इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में भी ये, हिंदी में और भयंकर है, प्राण निकल जाएंगे तुम्हारी हिंदी सुन ली इसकी तो। छायांकित क्षेत्र निरूपित करता है, मैं तो पढ़ भी नहीं पा रहा इसे। इन द फिगर द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट, समझ गए। अब आपको कौन सा पोर्शन बताना है, ये वाला पोर्शन बताना है, समझो इसे, ये वाला पोर्शन बताना है और ये वाला पोर्शन बताना है। एक एक करके ना सबको समझते हैं, चारों को समझते हैं। देखो, ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी का मतलब हो गया कि ए का सारा पार्ट और बी का सारा पार्ट, और यूनियन सी, सी का भी सारा पार्ट। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, हमें तो शेडेड पोर्शन के लिए बताना था। फिर आपने बोला मास्टर इस वाले पे आओ जरा, मैंने कहा ठीक है। फिर आपने देखा बी वाले को, देखा ए, ठीक है, ए यूनियन करना है, ए का यूनियन करना है किसके, बी और सी में जो कॉमन है। बी और सी में कौन सा कॉमन है, यहां पे बना के दिखाता हूं। ए का यूनियन करना है किसके साथ, बी और सी में जो इंटरसेक्शन है। तो ये ए लिखा मैंने, ये बी लिखा और ये सी लिखा। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन है, बी और सी में इंटरसेक्शन क्या है, ये वाला पोर्शन है कि नहीं है। यूनियन करना है मतलब इस वाले का ए के साथ, मतलब ये पोर्शन आना चाहिए शेडेड। आपने बोला वह, ये भी गलत है। फिर आ रहा हूं मैं सी पे, सी को समझो, बहुत ही प्यारी सी लाइन लिख दी। इसमें कहा ए का, ठीक है, इंटरसेक्शन ए में और बी और सी के इंटरसेक्शन में। बी और सी का इंटरसेक्शन देखोगे तो ये वाला पोर्शन है, ये वाला सेक्शन है बी और सी का। पहले मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, बी और सी का इंटरसेक्शन क्या है, ये वाला जो मैंने शेड किया है, और ए के साथ उसका इंटरसेक्शन। तो भाई ये तो हो ही नहीं रहा, ए के साथ तो कुछ कॉमन ही नहीं है इस वाले पार्ट का। कुछ कॉमन है क्या, आपने बोला नहीं है। तो बचा क्या, डी ऑप्शन बचा, यही आंसर होगा। कोई गलत कह रहा है तो कह दो, मुझे नहीं मालूम, यही आंसर है। क्यों है देखो, अब इसे भी समझ लेते हैं। ए का इंटरसेक्शन, कॉमन पार्ट देखना है ए के साथ किसका, ए यूनियन बी का। यहां पे बनाता हूं, ए का बी यूनियन सी के साथ। ये ए है, ये बी है और ये सी है। जब मैंने बी यूनियन सी कहा तो ये पूरा पोर्शन आ गया, बी का पूरा पार्ट आ गया, सी का पूरा पार्ट आ गया, बी सी पूरा आ गया। आपने बोला ठीक है। फिर मैंने कहा कि ए मतलब पूरा पार्ट, ए के पूरे पार्ट और बी और सी के पूरे पार्ट में जो कॉमन है, बी और सी के पूरे पार्ट में जो कॉमन है, ए का पूरा पार्ट और बी और सी को मिला के जो कॉमन है उसकी बात करो। तो आपने बोला अरे सर ये यही वाले शेडेड पोर्शन की बात कर रहा है। ओ हो, सही, मजा आया। ठीक है, कुछ नया सीखते हो ना तो अच्छा लगता है, एक बार और देखना इसे, सही से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 36 सेंटीमीटर परिमाप की कितनी आयतें खींची जा सकती हैं। आयत की तरह मुझको याद तूने किया, ऐसे करके कोई गाना है, कमेंट करके बताना कौन सा है। देखो भैया 36 सेंटीमीटर पैरामीटर का है, 36 पैरामीटर है किसका, ये है। रेक्टेंगल क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है उसे कहते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब इन सबका सम। तो 2a हैं और 2b हैं, तो मैं इसे लिखूंगा 2a + 2b। ठीक, कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो a + b बराबर आ गया 18। a + b का मतलब है दो साइड, ये वाली साइड और इस वाली साइड का सम कह रहा है 18 है। आपसे ना ए और बी के बारे में एक और बात कही है कि ये जो भुजाएं हैं, जो साइड्स हैं, वो धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब मैंने अभी बताया था आपको, इंटीजर, इंटीजर नेगेटिव में भी होते हैं, 0 भी होता है, 1 2 3 सब होता है इंटीजर, है ना, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। तो आपको सारी वैल्यूज लेनी है, मगर कौन सी वाली, उसने कहा धनात्मक, बोले तो पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है। तो आपने बोला मैं 1 से शुरुआत करता हूं, मैंने कहा ले भाई 1 लिया तो ये कितना होगा, 17 होगा। एक वैल्यू तो ये मिल गई, इन दोनों को जोड़ के 18 हो रहा है। फिर 2 लिया और 16 लिया, जोड़ के 18 हो रहा है। 3 लिया और 15 लिया, जोड़ के 18 हो रहा है। 4 लिया और 14 लिया, जोड़ के 18 हो रहा है। 5 लिया और 13 लिया, ऐड करके 13 हो रहा है, सॉरी 18 हो रहा है। 12 लिया और 6 लिया, 18 हो रहा है। 12 के बाद कितना आता है, ओह सॉरी मैं क्या किया, 6 के बाद, ये 6 के बाद इधर लिख दिया ना मैंने, 7 लिया और
11 लिया 18 हो गया, 8 प्लस 10 लिया 9 प्लस 9 लिया, कितनी वैल्यूज आ गई? आपने बोला 1 2 3, गिनोगे? 7 8 9, 9 आ गई। अब बोलोगे अब 10 ले लेता और 8 ले लेता। अरे भैया वो तो आई गई ना, 10 और 8 तो आई गया, ये उल्टा इधर उधर है ना। तो कितनी वैल्यूज आ गई टोटल? 9 वैल्यूज आ गई, ये वाली नहीं लेंगे। अबे यार तुम इधर 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 उधर करके मत लिखो, सीधे सीधे कह रहा है कि कितनी वैल्यूज लेगा, तो 9 वैल्यूज लेगा। इस तरह से ये सवाल हो जाना था। सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहा हूं जो आ सकते हैं, और अप्रोच बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, एक आदमी दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है। दक्षिण बोले तो यहां से चला और ये है दक्षिण। दक्षिण का मतलब ये होता है भैया, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। ये तो पता ही होगा, नहीं पता है तो नहीं पता है, क्या कर लोगे, है ना। इंग्लिश में भी बना लेते हैं, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। आपने बोला हाँ ठीक है, होन दो, है तो है। फिर मैंने कहा मैंने नहीं कहा, क्वेश्चन ने कहा वह पहले, अच्छा एक आदमी दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है, मान लो ये आदमी है, फेस इसका साउथ की तरफ। अब आपने ऐसे ऐसे बना लिया, कंपास बना दिया, वो घड़ी की घूमने की विपरीत दिशा में। घड़ी जब घूमती है तो 12 यहां लिखा हुआ होता है, छाया यहां होता है, 3 यहां होता है, सुई ऐसे में चलती है इस डायरेक्शन में। आपने बोला विपरीत दिशा में चल रहा है, मतलब वो इस डायरेक्शन में जाएगा। 135 जाएगा तो 90 तो ये हो गया भैया, और 45 और जाएगा, 135 हो गया, वो यहां पे पहुंच गया, उसका फेस इस डायरेक्शन में है। पहले दक्षिण दिशा में था, अब 135 विपरीत दिशा में गया तो इस डायरेक्शन में आ गया, और फिर 180 डिग्री घड़ी की दिशा में, मतलब अब वो इस दिशा में घूम रहा है का मतलब है 180 मतलब बिल्कुल अपोजिट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? आपने बोला सर ये है वेस्ट, ये है साउथ, तो ये हो गई साउथ वेस्ट। है क्या कहीं साउथ वेस्ट? साउथ वेस्ट बोले तो दक्षिण पश्चिम। चलो भैया अगला, एक दो क्वेश्चन तो छोड़े भी हैं मैंने, तो देते हैं यार। कैसे बनाऊं? ऐसे ही बना लेता हूं। क्वेश्चन प्यारा है, इस पे बेस क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। समझो क्या है? ये कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर का एज का एक क्यूब है, उसे पेंट किया गया, ऑल द फेसेस ऑफ इट, इट इज देन कट इनटू क्यूब्स ऑफ एज 1 सेंटीमीटर, हाउ मेनी क्यूब्स हैव नो फेस पेंटेड? कोई भी फेस पेंटेड नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आपने बोला अबे कर क्या रहे हैं, ये इस तरह से समझो कि ये केक है, और केक आपने पूरा क्यों कर रहा हूं मैं ये, ओके करना तो है मगर मैंने गड़बड़ कर दी। गड़बड़ मतलब वैसे गड़बड़ नहीं, देखो क्या कर रहा हूं मैं। हमारा जो क्यूब है हम उसे पेंट कर रहे हैं, पेंट कर दिया, पेंट करने के बाद कट कर रहे हैं। इसकी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है ऐसे में, और 1 सेंटीमीटर के हम कट मार रहे हैं। एक, ये 1 सेंटीमीटर का कट है, 2 3 4, 1 2 4, एक और मार दिया 6। ठीक है जी। जब हमने कट मारे तो वो बेसिकली ना हर तरफ से कट मार रहा है ऐसे, इसे ऐसे समझो कि केक है ये, और केक को आप कट कर रहे हो इक्वल, 1 2 3 4 5 6, 1 2 4 6, ठीक है। ऐसे ही वो यहां पे भी कट करेगा। फिगर थोड़ी सी मेरी यहाँ पे बोर्ड पे होते हैं हम तो ज्यादा क्लियर होती, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोशिशें कहीं भी करने में क्या दिक्कत है। और ऐसे में भी कट करेगा ये 6, ठीक है, दिख रहा है? अरे हाँ कट तो हो रहा है, 6 में देख लो, ऊपर वाले से ही हमें समझ लेना है। और फिर वो कह रहा है कि कट कर लिया, कट करने के बाद ये पीसेस हो गए, क्योंकि 6 सेंटीमीटर था, 1 1 का कट मारा, तो ये देखोगे 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे में बनेंगे, 6 ऐसे में भी बनेंगे, 1 1 2 3 4 5 6,
6 ऐसे में बन गए। ठीक है, मतलब टोटल अगर आपसे बोलता कि कितने स्मॉल क्यूब्स बनेंगे तो आप सीधे कहते 6 का क्यूब, बोले तो 216 क्यूब्स बनेंगे छोटे छोटे, अगर कट करता तो। ठीक है, कैसे बनेंगे देखो, 6 ऐसे में 6 ऐसे में, मतलब ऊपर वाली जो लेयर होगी ना उसमें टोटल 36 होंगे। पहली लेयर में 36, ऐसे ही 6 लेयर हैं, 36 36 36 36 36, है ना। 36 इंटू 6 करोगे तो आपके पास मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा 216। आपसे कह रहा है कि कोई साइड पेंटेड ना हो, तो ऊपर वाली एक लेयर हटा दी, नीचे वाली एक लेयर हटा दी, तो आपने बोला 6 लेयर थी, 1 2 3 4 5 6, ऊपर वाली हटाई नीचे वाली हटाई, 4 लेयर बची, सब तरफ से 2 लेयर हटा दी जिन पे पेंट किया था, तो आपने बोला 4 का क्यूब बचेगा। 4 का क्यूब का मतलब हो गया भैया 64। 64 ऐसे क्यूब्स मिलेंगे जिनका कोई फेस पेंटेड नहीं होगा। फिर आपसे ये भी पूछेगा 3 साइड पेंटेड, 3 साइड पेंटेड, देखो अभी दिखाता हूं तुम्हें दिखेगा। देखो ये वाला जो है केक का पीस, ये कितनी साइड से पेंटेड है, आपने बोला हाँ कॉर्नर वाला 3 साइड से पेंटेड है। कितने कॉर्नर होंगे क्यूब में, 1 2 3 4 5 6 7, और एक पीछे भी होगा 8। तो 3 साइड पेंटेड हमेशा 8 होंगे, ये रट्टा मार लो, कभी अगर ये आया तो डिट्टो कर पाओगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी देश के बजट को निम्नलिखित प्रकार से दिया गया है। आपसे बोल रहा है पाई आलेख में आयकर का कोण कितना है, देन द एंगल ऑफ द इनकम टैक्स ऑन द पाई चार्ट। कल भी हमने बात की थी इनकम टैक्स को बताना है पाई चार्ट में। 33% है तो पाई चार्ट बोले तो 360 डिग्री होता है, उसका सीधे सीधे 33% निकाल लो। ओहो, 33% निकाल लो, 33% निकाल लो, मोटा मोटी 1/3 के करीब आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट कह रहा है क्या, 3 से डिवाइड करोगे 120% होगा क्या। हाँ, दर्शाया गया। एक और चीज आप कर सकते हो, आपने ये भी देखना है कि इन सबका सम क्या 100 हो रहा है, नहीं हो रहा तो फिर कुछ और करेंगे। वैसे हुआ तो 100 ही है। 30 30 60 70 80 80, हाँ 100 हो रहा है। आयकर बोले तो इनकम टैक्स 33/100 नहीं भी हो रहा है तो सीधे 36 को 33 से मल्टीप्लाई करोगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कह रहा है ना वो। हाँ, इससे मल्टीप्लाई कर लो भैया, 3 छके 18, 3 तिया 9 और एक 10, 108 और जोड़ लो तो ये 8 आ गया, ये 8 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, 118 पॉइंट ये। ठीक है, ये हो गया। मैंने जो ये 1/3 लिखी थी वैल्यू, ये 33.33% की लिखी थी, यहां पर वो गेम कर सकता था, मगर क्योंकि मुझे दिखा कि वो 30% लिख रहा है, ये क्वेश्चन गड़बड़ हुआ होगा बच्चों का। ठीक है ना, तो 33% निकालना है। पाई चार्ट मतलब पूरा का पूरा सर्कल कितने को डिनोट करेगा, आप बोलेंगे 360 डिग्री को डिनोट करेगा, उसका 33% निकालना है सीधे सीधे। तो आपने बोला अच्छा 33 कैसे निकालेंगे, 360 का मतलब मल्टीप्लाई 33%, ऐसे ही निकालते हो, जीरो से ये जीरो कट गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, पॉइंट लगा देना, जैसे कि मैंने लगा दिया, आंसर आ जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 69। हमेशा क्या करूं, मैं कहता हूं आसान चीजें देखो। आसान क्या दिख रहा है, 1 से 3 हो रहा है, कितना ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं, फिर 3 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, कितना ऐड कर रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं, फिर कितना ऐड कर रहे हैं, आपने बोला 4 ऐड कर रहे हैं, फिर कितना ऐड करना चाहिए, आपने बोला 5 ऐड करना चाहिए, कितना आंसर आ जाना चाहिए, 15 आ जाना चाहिए। आपने बोला आप जब ऐसे करते हो तो बड़ी जल्दी हो जाता है। भाई आसान देखोगे तो होगा। तुम क्या करते हो, तुम सब चीजों को एक साथ देखने होते हो, जहां पैटर्न देखो, पैटर्न होता है ना। लोग आपको सुंदर लगते हैं, क्यों लगते हैं, क्योंकि आई ब्रोज प्रॉपर बनी हुई होती हैं, ऐसा नहीं होता हाफ हाफ। कई बार पैटर्न अच्छा नहीं होता, नॉन पैटर्न चीजें भी अच्छी लगती हैं, तो वो भी अच्छा लगता है। ठीक है, फिर एक और आपने बोला अच्छा अगर ये 225 नहीं होता दिया हुआ तो, देखो इसमें भी पैटर्न चल रहा है। यहाँ पे ये 1 है ना, ये वाला 1 है ना, 1 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया, 6 का स्क्वायर किया, 10 का स्क्वायर किया,
फिर किसका स्क्वायर किया, 15 का स्क्वायर किया। बोल रहे अगला क्या होता, अगला होता भैया +6 करते 21 होता, 21 का स्क्वायर करते मेरे प्यारे बच्चों 441 होता। आगे के भी बताऊं क्या, बोले नहीं नहीं समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन शायद मुझे गड़बड़ लगा, किसी बच्चे को सही लगे तो बताना भैया कि इस क्वेश्चन में क्या है। मेरे को तो लगा गड़बड़। 9x इक्वल टू 9/3 ये लिखा हुआ है क्वेश्चन यहाँ पे, और आपको x की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने x की जगह ना ये वैल्यू पुट करके रखी, 0 रखा। तो किसी की भी पावर 0 ना 1 होती है। यहां मैंने 0 रखा तो 9 इंटू 0, ये तो 0 हो गया। और 0 इक्वल टू यहां देखोगे 3, 0 बोले तो 1, मतलब ये 9 इक्वल टू 0, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर 1 पुट के रखा तो ये तो 9 आया, और 9/3 की पावर ये, तो ये 3 आ गया। 9 इक्वल टू 3 भी नहीं हो सकता। फिर इन दोनों में से एक होना चाहिए, मगर कैसे होना चाहिए ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ये आपने कमेंट करके बताना है कि सर करके देखते हैं ना। हाँ, 2/3 रख के देख रहा हूँ। 9 इंटू एक्स की जगह कितना रख रहा हूँ, 2/3 इक्वल टू 9/3 की पावर 2/3। इस 3 से ये 3 टाइम्स 3 2 जा 6, इस 3 से ये 9 कट गया, 3 आ गया, 2/3 आ गया। 2/3 इक्वल टू 1/3 की पावर 2/3। ये भी गड़बड़ ही है, पता नहीं क्या क्यों बनाते हैं ये पेपर ऐसे, या फिर इन्होंने बनाने में कुछ गड़बड़ी की है, या हो सकता है कि ये क्वेश्चन ऐसा रहा हो 9 की पावर x इक्वल टू 9/3 की पावर x, ऐसे ही रहा होगा। इसका इससे प्रोडक्ट होगा तो देखो 3 की पावर x है और ये 9 की पावर x है, इक्वल टू 9 है। इन दोनों के बेस सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है तो बेस बराबर करो। इस 9 को मैं लिखूंगा 3 का स्क्वायर। अब दोनों का बेस सेम हो गया, ये x और 2x पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 3 की पावर 3x इक्वल टू 9 को लिखूंगा 3 की पावर 2, 3x इक्वल टू 2, 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू आ गया 2/3। ओह ठीक है, सही है, गुड, खुद ही चेक कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो भैया, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, क्वेश्चन नंबर 72 की बात कर रहा हूं। ठीक है, 72 कह रहा है कि दो संख्याएं बी और सी किसी तीसरी संख्या ए से, तीसरे से कंपेयर करना है, तीसरे को 100 ले लो, 15 और 32% कम है। बी और सी के बारे में बात कर रहा है। बी जो है 100 से 15% कम है, 15% करोगे तो कम करोगे तो 85 आ जाएगा। सी को देखोगे 32% कम करोगे तो 68 आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा है संख्या बी से संख्या सी कितने प्रतिशत कम है, जो मतलब सी के बारे में पूछ रहा है कि सी जो है वो बी से कितने परसेंट कम है। पहले तो कितना कम है, आपने बोला 17 कम है, किससे, 85 से, इंटू 100, 17 पंजे 85, 1/5 आ गया, 5 से काट लोगे 20 आ गया। इस क्वेश्चन में ये कम की जगह अधिक दे सकता था, उसे भी करना भैया। इसकी जगह ये कम और अधिक कुछ नहीं लिखेगा तब करना। कहता क्वेश्चन तीसरी संख्या ए से कम सब 15 और 32% है, संख्या के से की जगह के कह देता, 15 और 32% है। तो उस केस में आप क्या करते, ए को 100 लेते, बी को ले लेते 15, सी को ले लेते 32, अगर वो कम और ज्यादा नहीं कहता। अगर ज्यादा कहता, ये बना दिया मैंने कम वाला केस, नहीं सॉरी कुछ वाला केस नहीं, कुछ नहीं कहता, अगर कुछ नहीं कहता। ज्यादा वाला केस कहता तो 100, ये होता है 115, 100 से ज्यादा है 15%, और ये होता है 132। फिर आपने यही करना था, यही कुछ पूछता कौन कितने से कितना ज्यादा है, तो दूसरे से कंपेयर करना है, दोनों का डिफरेंस करना है, जिससे पूछ रहा है उसको बेस पे रखना, आंसर निकाल लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए, क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। ये वाला क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा था, मगर फिर भी मैंने एक लॉजिक सोचा। आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपका क्या लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 73, मैंने सोचा कि 22 का अगर हाफ करूं तो 11 आता है, जो कि एक प्राइम नंबर है। 26 का हाफ करूं तो एक प्राइम नंबर आता है, जो कि 13 है। 34 का हाफ करूं 13 आता है। 46 का हाफ करूं 23 एक प्राइम नंबर आता है, अभाज्य संख्या आती है कहने का मतलब। मगर 72 का हाफ करता हूं, हाफ, तो 36 आता है, जो कि प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए मेरे को लगता है कि 72 आंसर हो सकता है। ऐसे क्वेश्चंस में मैं हाथ जोड़ के आयोग से विनती करता हूं कि भैया ऐसे क्वेश्चन सही से बनाया करो।
ऐसे ना हो कि ऐसे क्वेश्चन में 5-5 6-6 लॉजिक लग रहे हो और बच्चे परेशान हो जाए और किसी लॉजिक को आप काट भी नहीं पाओगे, क्योंकि लॉजिक तो लॉजिक है ना। चलिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से किससे JN उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार AE DH से संबंधित। तो A1 होता है, D4 होता है, ये 5 होता है, ये 8 होता है। आपने बोला 3 ऐड कर रहा है, मैंने कहा हाँ। 5 में भी 8 3 ऐड कर रहा है। J बोले तो किससे संबंधित है? 10 और 14। 3 जोड़ के देखता हूं पहले, 13 और 17। 13 और 17 वाला उसी प्रकार संबंधित है। निम्नलिखित में से किससे JN उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार ADE से संबंधित है। AEDE तो ये भी हो सकता है और इसमें से घटा भी सकते हैं। तो घटाएंगे तो 7 आएगा और 3 घटाएंगे तो आएगा 11। तो G और K भी हो सकता है, तो इसका भी ध्यान रखना है। इंग्लिश में ज्यादा क्लियर कर रहा है, JN इज रिलेटेड टू विच। अब इन्होंने AE इज रिलेटेड टू DE ले रखा है, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बढ़ रहा है। A से 4 हो रहा है, तो 10 से 3 जोड़ेंगे तो 13 वाला आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में ना आपको इंग्लिश और हिंदी हेल्प करेगी। दो लैंग्वेज का जो सपोर्ट है ना वो हेल्प करेगा। ये मत सोचो मुझे हिंदी आती है, मुझे इंग्लिश नहीं आती। ये भी मत सोचो कि मुझे इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती। जो भी आता है ना वो सब यूज करो यार। जितनी इंग्लिश आती है वो यूज करो, जितनी हिंदी आती है वो यूज करो, दोनों यूज करो। पेपर केवल एक लैंग्वेज के भरोसे नहीं निकलता, सारी लैंग्वेज का सपोर्ट चाहिए, और एग्जाम में 2 मिल रही हैं तो क्या ही बुरा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि स्क्वायर रूट करना है। देखो जब भी पॉइंट आए ना, पॉइंट हटा लो। रूट के पॉइंट हटा रहे हैं 1 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0, 6 0 आ गया। 64 है। 64 जो होता है ना वो 2 की पावर 6 होता है, और जो यहाँ 10 लिखे हैं ना हमने, 10 में भी कितना है? 6 ही है, तो 2/10 की पावर 6 लिख दी। और अगर बाहर देखोगे ब्रैकेट के बाहर जो लगे हुए हैं वो हाफ, और पावर की पावर जब भी हो ना तो उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2/10 टू दी पावर 6 इंटू हाफ इंटू 1/3। 6 से 6 कट गया, 2/10 मतलब 2/10 की पावर 1 आ गई। 2/10 का मतलब हो गया 0.2 आंसर। आप बोलेंगे ठीक है सर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखा आपने 76। किसी घन का आयतन, आयतन का मतलब वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम क्या होता है भैया? घन, घन बोले तो क्यूब। वॉल्यूम होता है इसका जी A क्यूब। कोरों की कुल लंबाई कितनी है? कोर बोले तो एच। एच समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बकवास चल रही है। ये होते हैं एच, इनको कहते हैं एच। ये जिस रूम पे आप बैठे हो ना उनमें देख लो कितने एच है। एक आपका जो सीलिंग है उसमें 4 एज है, फ्लोर है 4 एज हैं, किनारे दीवारों पे 4 एज हैं, टोटल 12 एज हैं। ठीक है, तो 12, अरे हर एज की लंबाई, क्योंकि क्यूब कह रहा है तो ए है, तो 12 ए आनी चाहिए। 12 ए की वैल्यू आपको निकालनी है, 12 ए की। ए की वैल्यू यहां से देखोगे ए इक्वल टू है, ये क्यूब इधर जाएगा तो वी की पावर 1/3 हो जाएगा। ए की जगह रखोगे आप 12 इंटू वी टू दी पावर 1/3। ऐसा कोई ऑप्शन हो टिक करो और आगे बढ़ जाओ। आपने बोला डी वाला ऑप्शन है, मैंने कहा टिक करो और आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 79। मन नहीं कर रहा करने का, आप करके बताएंगे तो अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 79 नहीं होगा तो कमेंट, फिर इन्हीं क्वेश्चंस को करूंगा ना, कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 70, लास्ट क्वेश्चन। ये छोड़ने वाले ही क्वेश्चन है, छोड़ के बता रहा हूं कि मैं ऑनलाइन आके छोड़ रहा हूं तुम्हारे सामने। ये क्वेश्चन छोड़ने हैं, ऐसे क्वेश्चंस को मत करो जो तुमसे ना हो पाए, जो जिन्हें देख के तुम्हें डर लग रहा है ना। या फिर जब तुमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए तो इन क्वेश्चंस को करने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, केवल 3 ऐसे क्वेश्चंस मिले जो हमने नहीं किए। एक पेपर में मेरे ख्याल से 4 या 5 क्वेश्चंस होंगे, और सारे 80 में से और सारे के सारे क्वेश्चंस हमने कर दिए। तो क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा नहीं है। 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिन्हें देख के आपको थोड़ा सा बुलबुलाहट होगी। उन्हें देख के डरना नहीं है, बस उन्हें देखो और बोलो जयराम जी की हम तो चले। ठीक है जी,
चलो फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपको कैसा लगा हमारा सेशन जरूर कमेंट करके बताइए। और एक और बात, जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं आता है तो वो आप कमेंट कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उससे रिलेटेड जो भी वीडियो लेक्चर है वो पिन कर दूंगा कि हाँ जी आप जाके देख लो। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में, बिल्कुल जैसे हमने ये सेशन किया। करते रहिए, पढ़ते रहिए, बने रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। और कॉन्फिडेंस बनाए रखिए एग्जाम के लिए, है ना। एग्जाम में जा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस रखना, घबराना नहीं। घबराहट होती है, घबराहट होने का मतलब आप पढ़ रहे हो। पढ़ नहीं रहे होंगे तो घबराहट नहीं होगी, जैसे मुझे नहीं होती। हाँ तो ठीक है, चलो फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल मुलाकात होती है कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।